नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है रिबाहा इमरान का। और इस वीडियो का टाइटल है इंडिया स्लैम्स चाइना सपोर्ट टू पाकिस्तान ऑन कश्मीर इशू एट ओआईसी। तो इस पर यानी कि जो ओआईसी का जलसा हुआ था, ओआईसी की जो बैठक हुई थी, इस्लामिक कंट्रीज का जो संगठन है ओआईसी, उसकी बैठक हुई इस्लामाबाद में अभी कुछ दिनों पहले। उसमें चाइना भी इनवाइटेड था और उसने कश्मीर पर कुछ कह दिया। तो जाहिर सी बात है कि भाई भारत को बात बुरी लगी, भारत की तरफ से कड़ा जवाब दिया गया। अब उसके बाद की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा रिएक्शन सुनने के बाद। चलिए सुनते हैं। देखें, डेफिनेटली ये जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट है ये कोई आज से नहीं है, ठीक है। और पाकिस्तान के हवाले से इंडिया को बर्दाश्त से बाहर है पाकिस्तान की डेवलपमेंट, पाकिस्तान की प्रोग्रेसिव, पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी जितनी भी डेवलपमेंट हो रही हैं, और वो हर जाविये से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये बात तो अंडरस्टूड है, ठीक है। अब दूसरी बात चीज़ रहेगी कि पाकिस्तान के अंदर द पाकिस्तान इज़ फेसिंग टफ चैलेंजेस, लाइक आपको पता ही है अनएम्प्लॉयमेंट और जो हमारी महंगाई है, सर्टन चीज़ें ऐसी हैं जिनकी डेवलपमेंट जा रही है। और अपार्ट ऑफ दैट जैसे गवादर का है, जैसे हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का है, फिर कोरोना जैसी बीमारी से इमरान खान पिछले 2 साल से उसको फेस किया और पाकिस्तान ने, एंड नंबर ऑफ मींस द वॉल्यूम ऑफ अप्रिसिएशन आप सब लोगों के सामने है कि जो दुनिया ने अप्रिशिएट किया इमरान खान को। फिर इसी तरह से पाकिस्तान की और भी बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हैं अगेंस्ट दैट वन। तो कोई भी अब ख़ास तौर पे अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो उसके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है, उसके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि पाकिस्तान की इतनी, अब इस्लामोफोबिया को ले लें आप, कितना अप्रिशिएट किया गया, इसके हवाले से और भी कई जगहों पर इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है जिसकी वजह से। सो माय दिस थिंग के लेट्स और वी शुड गो फॉर द अ पॉजिटिव वे में, और इंशाल्लाह ताला जो बेस्ट होगा हमारी पॉपुलेशन, हमारे पाकिस्तान के लिए, डेफिनेटली इमरान खान एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट इज़ गोइंग टेक दैट डिसीजन। सर, अगर इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है तो फिर अभी तक मामला क्यों नहीं सॉल्व हुआ? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं 30 इयर्स अब्रॉड कंट्रीज में रहा हूं। अच्छा। कितना? 30 इयर्स, एंड आई बीन लिविंग विद ऑल द मल्टीनेशनल पीपल्स। आई गॉट अपॉर्चुनिटी लिविंग विद ऑल द मल्टीनेशनल लाइक इंडिया एज वेल। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ये कहते हैं ना, ये आइंदा भी मज़ीद 20 साल में भी ये इश्यूज़ ऐसे रहेंगे। और मैंने 30 इयर्स लाइफ के अब्रॉड कंट्रीज़ में गुजारे हैं और 30 साल से ही ये चीज़ें मैं देखता आ रहा हूँ, ठीक है। और आइंदा आने वाले में भी लेकिन इश्यूज़ रहेंगे और वो दूसरी तरह के रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल्स आप यू कैन से कि अब जिस तरह के पाकिस्तान की सबसे अपकमिंग जो चीज़ है वो है ये गवादर। विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर जैसे ही गवादर कंप्लीट होता है तो आपको लगता नहीं है कि पूरी दुनिया में एक मैसेज आएगा पाकिस्तान की डेवलपमेंट के ऊपर। और फिर उसके ऊपर सिंस इट हैज़ बीन स्टार्टेड, और वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ परवेज़ मुशर्रफ गवादर के टाइम वहाँ पर। तो वो तो बहुत तरफ इशारा कर रहे थे कि ये क्यों गवादर पोर्ट बनाने जा रहे हैं। आई डोंट नो कि आपके ये नॉलेज में है या नहीं। एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग देयर इन दुबई, और वहाँ पे एमरजेंसी में ये चीज़ एक रिकॉल की गई थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब खुद चल के वहाँ पे आए थे। तो ये बहुत सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ेगा कमिंग टाइम में। लेकिन अब हमारा पाकिस्तान का माइनस पॉइंट क्या है कि हमारी अपने ही अंदर से कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर करते हैं। कौन? डेफिनेटली अब सबसे बड़ी चीज़ तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान के हक में कौन है? कोई भी नहीं। कोई पॉलिटिशियंस, कोई भी ऐसी चीज़ माँ सिवाय के, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँगा, लाइक से कि 40 इयर्स एक्सपीरियंस इफ़ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माय पर्सनल जो मेरी परसेप्शन है वो ये है कि इमरान खान इज़ द बेस्ट, बट द टीम ऑफ हिम आई वुड लाइक टू से कि वहाँ पे खामियाँ हैं। हर किसी को अपना एक, बिकॉज दीज पीपल आर नॉट प्रोफेशनल इन सेंस दे आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट एज वेल एज द माइंड ऑफ इमरान खान इज़ देयर।
They are not going to support, they are not going to work as well as the hard working of Imran Khan is there. तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला इमरान खान दुनिया के किस देखिए, इसकी मेजरमेंट आम आदमी की नहीं है। ये अगर आप रेडी वाला, छाबे वाला किसी से या पूछेंगे ना इमरान खान की मेजरमेंट, दे आर नॉट इन अ कैपेबल टू मेक अ मेजरमेंट ऑफ इमरान खान एक्टिविटी। इसके लिए पढ़ा लिखा माइंड चाहिए, और जो पाकिस्तान के हक में बोलता वो चाहिए इसके लिए। इफ़ यू आर गोइंग टू थिंक ऑफ इट कि इमरान खान, ओ भाई वो घर में कब्र में थोड़ी लेके जाएगा, लेकिन क्या हम लोगों के पाँव के नीचे ना वो ज़मीन है जिसको हम कहें कि मेरे पास। अब मुझे बताएं, जो लोग ये व्यूज़ दें उनको तो दाल रोटी अलावा से कुछ है, ये छीनने वाले कौन है दाल रोटी इनसे? वो कभी इसके ऊपर सोचने के लिए, यू आर नॉट गोइंग टू ब्लेम दोज पीपल हु हैव बीन केम इन द गवर्नमेंट 3-4 टाइम्स एंड दे स्पेंड एंड दे हैव लूटेड ऑल पाकिस्तान। चील गिद्ध कौवों की तरह लूट के गए पाकिस्तान को। टुडे यू आर कमिंग ऑन द हेड ऑफ इमरान खान। अच्छा, बड़े मजे की बात है कि कहते हैं कि लूट लिया लूट लिया लूट लिया। चलिए, नवाज शरीफ ने लूटा, शहबाज शरीफ ने लूटा, मरियम नवाज ने लूटा, प्रूफ कहां है? वो जो कंपनी जिसको जांच दी गई थी उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी है कि उसने नवाज शरीफ के खिलाफ वो कोई सबूत नहीं ढूंढ पाया। माफी मांगी है उसने नवाज शरीफ से। तो अगर इसके बाद भी इमरान खान और उनकी पूरी पलटन को और उनके चाहने वालों को ये शर्म नहीं आ रही कि भाई आप साबित भी नहीं कर पाए, उसने कई साल लगाए नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए और एक सबूत नहीं ढूंढ पाए, तो अदालत में साबित कैसे कर पाओगे? इट मींस कि आपने झूठी कहानी बनाई ना। ठीक है भाई, नवाज आपके हैं, शहबाज आपके हैं, इमरान भी आपके हैं, आप लोगों को भुगतना है। लेकिन भाई दुनिया ने तो देखा ना कि आपने जिस वादा किया कि सबको जेल में डालूंगा, सबके कच्चे चिट्ठे बाहर लाऊंगा, ये करूंगा, क्या कर लिया आपने अभी तक? बता दो। एक सबूत तो ढूंढवा नहीं पाए आप। अब उसमें भी कहने वाले कहेंगे कि नहीं, इसमें भी कोई खेल है, कोई पेच है। अरे भाई, तो आपने क्यों नहीं कर लिया खेल और पेच? झूठ के ना पांव नहीं होते, वो टिक नहीं सकता, याद रखिएगा। और पाकिस्तान में झूठ खूब चलता है, खूब। एंड आस्किंग में 100 ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज उसकी मिस्टेक ये है कि वो चोर है। लूट के गए हैं तो लेकर आने वाले भी तो हम ही हैं ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है बिग, वो क्या है? अदालत, इंसाफ। अब इमरान खान को आप कहें कि तू अदालत भी बन जा, अब आप कहें कि एक वो जो जुडिशनल एक रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो कर रहा है और अब उसके इख्तियार में नहीं है। हाँ, ये जाएं, वो जो हम देखते हैं कि जजों को खरीद लेना फलानी, ये पिछली गवर्नमेंट्स उनके क्या रोल प्ले रहे हैं, तो ये चीज़ तो बस दुआ कर सकते हैं हम। बेटा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये बीच में अभी एक वो क्या नाम है उनका, एयरफोर्स का ऑफिसर जिसको हमने रिटर्न किया है, अभिनंदन। अब आपके सामने कितनी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आपके सामने जाहिर हो गई, ठीक है, अभी ये तो विजिबल है। इसी तरह की कई और अदर एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, जैसा कि एक दूसरा कितना टाइम उसको रखा जिसकी माँ और बीवी आए थे मिलने उसको। एक हमारे पास और भी था ना सस्पेक्ट जिसको हमने पकड़ लिया, जासूस था वो, कुलभूषण जाधव। अभी तक कुछ साबित नहीं हो पाया है, आप आरोप लगाते रहिए। अरे भारत सरकार ने कहा था कि इंडियन वकील जाने दो उसकी सुनवाई के लिए, तो आप लोगों की तो फटती है। इंडियन वकील को आपने आने नहीं दिया, आप परमिशन नहीं दोगे, क्योंकि पता है कि इंडियन वकील आके आपको सबूतों के बिना पर धो देगा। और जब इतना ही था, अगर वो है तो भाई अब तक आपने उसको सजा क्यों नहीं दी? और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या हुआ? आप तो काउंसलर एक्सेस भी नहीं दे रहे थे, आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए आप और इंटरनेशनल कोर्ट ने जो आपको थपकी लगाई कि भैया सबसे पहले तो काउंसलर एक्सेस दो। आईसीजे के फैसले के पैरा 133 में 3 बेहद अहम बातें लिखी हुई हैं। पाकिस्तानी दर्शकों को मैं ये सलाह दूंगा कि वो इन्हें बेहद ध्यान से समझें। इस पैरा की शुरुआत करते हुए कहा गया कि कोर्ट ने यह पाया है कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के नियमों को तोड़ा है। कौन कौन से नियम तोड़े हैं उसके बारे में भी लिखा है। पहला नियम, आर्टिकल 36 के पैराग्राफ 1B के मुताबिक मिस्टर जाधव को उनके अधिकारों के बारे में नहीं बताना। दूसरा नियम, मिस्टर जाधव की गिरफ्तारी की जानकारी बिना किसी देरी के भारत को नहीं देना। तीसरा नियम, मिस्टर जाधव से काउंसलर अधिकारियों को मिलने का अधिकार नहीं देना।
इसके बाद अपने फैसले के पैरा 134 में कोर्ट ने लिखा है कि कोर्ट ने यह पाया है कि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय नियमों को न मानकर गलती की है। कोर्ट को लगता है कि पाकिस्तान वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के तहत बाध्य है और उसे इसे पूरा करना ही होगा। पाकिस्तान फौरन मिस्टर जाधव से उनके अधिकारों को बिना किसी देरी के बताए और भारतीय काउंसलर को फौरन उनसे मिलने दिया जाए। यानी पाकिस्तान जो नहीं चाहता था वो हो गया। उसके बाद आपको अपने संविधान में बदलाव करने पड़े हैं। आप ही की इमरान खान सरकार ने किया है। जाके पढ़ लीजिए, ढूंढ लीजिए, सर्च कर लीजिए। संविधान में बदलाव करके जो हक पाकिस्तानियों को नहीं थे वो कुलभूषण जाधव को दिया गया है। सिविल कोर्ट में मामला चलेगा। कुलभूषण यादव को रिलीफ देने के लिए बुलडोज करके असेंबली से कानून पास कराया गया है। और मैं ये बात जरूर उजागर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली के ऊपर कालक का धब्बा लगाया गया है कि पर्सन स्पेसिफिक जासूस के नाम से कानून साजी की गई है। जो सहूलत पाकिस्तान के लोगों के लिए होगी वही सहूलत दूसरों को भी हम दे सकेंगे ना। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सहूलत तो हम नहीं दे सकते किसी को जो खुद हमें सहूलत हासिल ना हो। तो आप ये दरवाज़ा सिर्फ एक शख्स के लिए खोल रहे हैं जो आप अपने शहरियों के लिए नहीं खोल सकते हैं दरवाज़ा, वो आप एक भारतीय शहरी के लिए और वो भी एक जासूस के लिए किस तरह खोल रहे हैं। अगर आप पाकिस्तानियों को दी जाने वाली सहूलत से ज़्यादा सहूलत देना चाहते हैं। अब भारत इस कोशिश में है कि भाई इंडियन वकील वहां पे जाके उसका मुकदमा लड़ेगा, लेकिन आप लोगों को तो पता है कि आईसीजे में इंडियन वकील ने आपके पाकिस्तानी वकील का क्या किया था। वहां पे तो भद पिटी आप लोगों की भयंकर तरीके से। एक वीडियो है इस पर, कुलभूषण जाधव पर डिटेल वीडियो है डिफेंस डिटेक्टिव पे, जाके देखिएगा। उसमें एक भी इंडियन सबूत नहीं लगाए मैंने, सारे पाकिस्तानी सबूत लगाए मैंने, सारे। तो उसमें जाइएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपके साथ हुआ क्या है कुलभूषण जाधव के मामले में। और एक न एक दिन देखिएगा कुलभूषण जाधव को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने उसको सजा भी दी तब भी हम मामला कोर्ट में लेकर जाएंगे और वहां पे आपकी असलियत दिखाएंगे, जैसा हमने आईसीजे में किया था। तो आप गए हो फंस, अब ना आप उसको सजा दे सकते हो और छोड़ोगे तो आपकी बदनामी होगी, क्योंकि भाई आपने तो कहा कि जासूस था, ये था, वो था, आतंकवादी है। अरे भाई, तो कोई तो सबूत होगा, कहीं तो देखा होगा कि वो गन चला रहा होगा, कहीं तो अपने बंदों को लेकर घुसा होगा, वो कोई तो सबूत होगा, कोई वीडियो, कोई तस्वीर, कुछ तो दिखा दो भाई। और बाकी कबूल करवाने वाली बात कि वो अपने मुंह से कह रहा है, तो जिसको भी शक है वो हमारे पास आ जाए, फिर देखिए हम कैसे कबूल करवाते हैं कि उसने तो जाके बम ब्लास्ट पेशावर स्कूल पे उसने हमला किया था, वो भी हम करवा देंगे। सबूत लाइए बॉस, लेकिन वो तो आपके पास है नहीं। अब देखते रहिए, चलिए। बहुत सारे लोग कहते हैं ये कुलभूषण जाधव, ये आप देखते रहिए, आराम से देखिए अभी क्या क्या होने वाला है कुलभूषण जाधव में। और रही बात लौटाने की, तो लौटाए तो हमने आपके 93,000 सैनिक थे, 1.5 साल तक खिलाया हमने उनको। लौटाया तो हमने आपको, आपके पूर्व पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ भी थे परवेज मेहदी कुरैशी, उनको भी लौटाया था। 1.5 साल उनको भी मेहमान बना के रखा था, उनका भी विमान हमने शॉट डाउन करके गिराया था और पकड़ लिया था। हमारे ही लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए हैं एचएस पनाग, उन्होंने ही जान बचाई थी बेचारे आपके एयरफोर्स, फॉर्मर एयरफोर्स चीफ की, तब पायलट हुआ करते थे वो। और ये परवेज मेहदी कुरैशी साहब, आप जाके ये भी सर्च कर लीजिएगा, परवेज मेहदी कुरैशी साहब करगिल युद्ध के दौरान आपकी पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ थे। तो जो भारत की मेहमान नवाजी जो 1.5 साल उन्होंने ली थी, तो मेहमान नवाजी उनको याद थी और करगिल में इंडियन एयरफोर्स मार रही थी और आपकी एयरफोर्स चुपचाप बैठी हुई थी। तो परवेज मेहदी कुरैशी साहब से जब पूछा गया अंदर से, तो उन्होंने कहा कि मैं तो भेजूंगा ही नहीं। अब उसको मुलम्मा चढ़ाया गया कि जी आपस में पता नहीं था किसी को, आपस में परवेज मुशर्रफ से बन नहीं रही थी। अबे जब देश की बात आ गई, लड़ाई छिड़ गई और आपकी एक सेना दुबक कर बैठी हुई है कि जी हम तो ना भेज रहे एयरफोर्स को, तो ये वही परवेज मेहदी कुरैशी थे जो एयरफोर्स के चीफ थे करगिल युद्ध के दौरान, और उनको हमने 1.5 साल तक अपनी ग्वालियर जेल में बंद करके रखा था। उनको खूब चाय पिलाई, उनको नाश्ता भी कराया, उनको खाना भी खिलाया, डिनर भी कराया 1.5 साल तक। तो 93,000 प्लस 1, 93,001, तो आपने तो एक ही अभिनंदन अभी वापस किया है। 65 की युद्ध के युद्धबंदी थे, उनको भी हमने वापस किया था, उसमें भी आपके कई सारे मेजर कैप्टन पकड़े गए थे। हमारे यहाँ वीडियो है, दिखा दूंगा मैं पकड़े गए थे, तोते की तरह बोलते थे
सब उन्होंने बताया है 65 की लड़ाई के भी। तो ऐसा मत कहिए, उधार तो बहुत है आपके ऊपर अभी, हजारों की संख्या में। इस तरह और भी कई है। तो हम लोगों को हमारे मुल्क के अंदर बहुत किस्म के टफ चैलेंजेस हैं, और ये आज से नहीं है, फ्रॉम लास्ट 3-4 डिकेड्स से हैं, फ्रॉम लास्ट 3-4 डिकेड्स। वो हमें अंदरूनी, अब आपके ही सामने यहाँ पे जो अनएक्सपेक्टेड बॉम्ब ब्लास्टिंग होती है, खुद का हमले होते हैं, अब लास्ट टाइम मस्जिद के अंदर जो हुआ वो अभी आपके सामने ही है, हैं जी, कितना सारी। तो पाकिस्तान इस पीछे की आपको क्या लगता है रीज़न क्या है और किसने करवाया हो? जाहिर बात है वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को खुशहाल नहीं देखना चाहती, पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें इंतशार फैलाना चाहती हैं, डेफिनेटली बहुत तरफ इशारे जाते हैं। सर ये बताइएगा कि मतलब ये जो स्टेटमेंट सामने आई कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आए पाकिस्तान में और उन्होंने कश्मीर इश्यूज़ पे जो बात की और इंडिया ने उसको आगे से जो जवाब दिया, वो सारे सिनेरियोज आपके सामने हैं, क्या कहेंगे? उनको अब उनके पांव तले से ज़मीन निकल गई है, अब बात किसी और तरफ निकल रही है। सर अगर बात किसी और तरफ निकल रही है तो फिर भी उस मामले का तो हल तो नहीं है कोई। ऐसे नहीं निकलेगा हल। अब डेफिनेटली मेजॉरिटी ऑफ इसकी कोई हमारे हक में बैठेगी, ये जाएगा और डेफिनेटली इसके कोई रिस्पॉन्स आएंगे। वी आर टू डिफरेंट रिलीजन, नंबर वन। द बेसिक पॉइंट इज वी आर टू डिफरेंट रिलीजन। वी आर मुस्लिम्स एंड दे आर नॉन मुस्लिम्स, बट दे गॉट इनसाइड जिस अ पार्ट ऑफ दैट लैंड, अ पार्ट ऑफ दैट कश्मीर विच दे हैव अ स्लोगन कि ये अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये सारी चीज़ें हैं, इट्स एंटायरली ऑक्यूपाइड बाय अ मुस्लिम्स। ये सिर्फ़ और सिर्फ अभी इस तरह कई ऐसे इश्यूज़ हैं, लेकिन ये सिर्फ क्या है, आज अगर कश्मीर का इशू हल नहीं हो पा रहा, और इमरान खान ने भी इस चीज़ को पॉइंटेड आउट किया है विद दैट कॉन्फ्रेंस कि ये मुस्लिम्स हैं, और द मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियन, द मेजॉरिटी ऑफ ये जितने भी यूनाइटेड नेशन, दे आर नॉट सिटिंग इन बिसाइड ऑफ दैट कि भाई ये मुस्लिम के हक में बैठे। सर ये बताइएगा कि आपने जैसे कहा कि मुस्लिम के हक में आगे बात की जाएगी, वहाँ पे मेजॉरिटी मुसलमानों की है कश्मीर में और इन ऑल दैट, लेकिन सर आम आदमी तो फिस रहा ना ये पॉलिटिशियंस के मामलात में, और जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, इंस्टेबिलिटी है, ये चीज़ों में सारी आवाम ही फिस रही है उधर से कश्मीर की जानिब से। मतलब हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उधर से वो कहते हैं कि हमारे पंडितों पे बहुत जुल्म किया गया, इधर से पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया। हर इंसान बहुत एग्रेशन में आता है कश्मीर के नाम पर ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन अभी तक जो मुजरिम है वो सामने नहीं आ सका और सच सामने नहीं आ सका कि आखिर मामला है क्या। देखें, इसके ऊपर बहुत लंबी बात करना या बहुत सारी चीज़, असल में बीइंग एज अगर इफ़ आई एम गोइंग टू क्लेम माई सेल्फ एज अ मुस्लिम, पहले मैं इस तरफ आता हूँ, बाद में दूसरी तरफ जाता हूँ। देन इफ़ आई एम क्लेम माई सेल्फ एज अ मुस्लिम, as per the Muslim, I have been implemented as per the rules and regulation of my religion, Islam। मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने हराम नहीं खाना, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो बीइंग एज अ मुस्लिम मेरे पास ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, और मैंने अपने आप को उस साइड पे लेके जाना है जो मेरा दीन और मेरा मज़हब कहता है। आई हैव टू रिएक्ट, आई हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। लेकिन हमारे इसमें अब जिस तरह आप अगर ब्लेम कर रही हैं पॉलिटिशियंस वगैरह वगैरह, अब वो मौलाना साहब फरमाते हैं, ताजर कहता है मैं झूठ ना बोलूं तो मुझे फ़ायदा नहीं होगा, दूध वाला कहता है मैं मिलावट ना करूं तो मेरा काम नहीं चलता, फलाना कहता है मैं बेईमानी ना करूं तो मेरा ये काम नहीं चलता। यानी हमने अपनी ज़िंदगी में ये शामिल कर लिया है। आपको और मुझे भी पता है कि हम अपनी किस तरह हम अपनी इस्लाह करते नहीं। आप और मैं दिन में कितना झूठ बोलते हैं। सर ये तो सारी बात एक साइड पे, लेकिन बात ये है, बात वहीं पे आ गई कि एवरी ह्यूमन बीइंग का यही कश्मीर का इशू है क्या आखिर? कश्मीर का इशू क्या है? कश्मीर अ पार्ट ऑफ आवर पाकिस्तान है, एक लॉन्ग टाइम से उसके ऊपर मुस्लिम कुछ कहते हैं, हिंदू कुछ कहते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मुजरिम है कौन। सर अगर एक रिलीजन की साइड पे चलो, साइड के सामने आपकी आंखों चले, अभी तो उनके पास है ना, दे आर गोइंग टू रूलिंग दैट वन है। आपको खुद नज़र नहीं आता मुजरिम कौन है? कश्मीरियों को अंदर मारे जा रहे हैं। जो डेवलपमेंट हो रही है, जो इन्वेस्टमेंट, इतनी इन्वेस्टमेंट जा रही है, जो यूएई के इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पर जाकर अपने प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं और कश्मीरियों को जॉब्स दे रहे हैं। और जो कंडीशनल, नॉट एग्जैक्टली इन कश्मीर, हु सेड यू?
नहीं वो इन कश्मीर में ऐसा हो रहा है। बेटा, जब किसी माँ के घर से जवान बेटी का जनाजा उठता है ना, उसके दिल से पूछें क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जी तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। ये अब्रोड में रहने वाले सबसे बुद्धिमान पाकिस्तानी हैं। खैर, अपार्ट फ्रॉम द जोक, अब मैं क्या कहूं यार इस पे। मतलब मामला कहीं और जा रहा था, मामला कहीं और पहुंच गया, और कई बार मैं कश्मीर पर बता चुका हूं कि भाई कश्मीर पर हमला किसने किया था, कबायली किसने भेजे, उनके साथ सेना सादी वर्दी में किसने भेजी थी। कश्मीर तो पार्ट नहीं था जब आपने अटैक किया कश्मीर के ऊपर, वो भारत का पार्ट नहीं था तब। तो मुजरिम तो आप ही हुए ना, आपने हड़पनी चाहिए वो चीज। और ये क्या लगा रखा है कि मुस्लिम मेजोरिटी है, भाई क्यों, पाकिस्तान में हिंदू मेजोरिटी इलाके नहीं थे, वो आपने दे दिए क्या हमें? पंजाब दे दिया था क्या हमने, आपने पूरा हमें? सिंध का इलाका दे दिया था क्या पूरा आपने हमें? वहां हिंदू मेजोरिटी में नहीं थे? करोड़ों हिंदू जो उधर से आए ट्रेन में लाश बनकर, वो कहां के थे? लेकिन नहीं, एक तो पकड़ के रखा है कि जो मुस्लिम था, भाई वो जमीन किसकी थी? जमीन उस राजा की थी। वो राजा चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस राजा ने अपनी जमीन भारत के नाम लिख दी, और वो भी बलूचिस्तान की तरह कंधे पर बंदूक रखे और जंग छेड़ के नहीं लिखी उसने। जंग आपने छेड़ी कश्मीर में, हमला आपने किया। जब आपने हमला किया तब भी हम नहीं गए। हमने कहा भाई हम किस हैसियत से जाएं, क्योंकि आप तो हमारा पार्ट हो नहीं, तो हम आपको क्यों जाए बचाने। तो हमने एक प्रस्ताव रखा कि भाई महाराजा के सामने कि भाई आप विलय कर लीजिए, तब ये हमारी जमीन हो जाएगी। तब हम भाई हर जगह जवाब भी तो देना है ना। अगर यूएन में बात गई तो हम यही कहते हैं ना कि भाई जब वो हमारा पार्ट बन गया तब हम गए वहां पे उसको डिफेंड करने, और फिर हमने आपको भगाना शुरू किया तो मुजफ्फराबाद तक भगा दिया, उसके बाद सीज फायर हो गया। तो आप तो श्रीनगर तक पहुंचे हुए थे। चलिए, ये तो बड़ी लंबी बहस है, सही बात है, बड़ी लंबी बहस है। आते हैं वापस इस वाले इशू पे। तो ओआईसी में चीन ने कहा कि भाई जो कश्मीर पर पाकिस्तान का रुख है हम उसका समर्थन करते हैं, ये है वो है फलाना ठिकना है। चलिए, बात हो गई। अच्छा, मजे की बात ये रही कि एक तरफ उस ओआईसी की बैठक में यूएई और बाकी लोग भी थे, और उसी की एक टीम जम्मू कश्मीर में मौजूद थी, जहां पे 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूएई की कंपनीज ने कर दिया। फिर वहां से यूएई भी चले गए, सऊदी भी चला गया, मीटिंग से बीच से ही निकल गए। 2 दिन की मीटिंग थी, 1 दिन करके अटेंड करके चले गए। उस पर भी बड़ी भद्द पिटी आप लोगों की। उसके बाद क्या हुआ कि भारत ने फौरन चीन को एक संदेश दिया कि बेटा ऐसा है, जो तुमने ये रुख दिखाया है ना, ये चलेगा नहीं, और ये तुमने कर दिया है गलत, क्योंकि यह इंटरनल मामला भारत का। और जब हम बोलने पे आए तो हम भी चीन के कई मामलों पर हम भी बोलेंगे। चीन को ये बात पता थी। अब भाई साहब वहां से गए अफगानिस्तान विदेश मंत्री साहब, और अफगानिस्तान से फिर भागे भागे जब देखा कि भारत का रुख कड़ा हो रहा है, तो बिन बुलाए चीन के विदेश मंत्री अभी भारत में आए थे कुछ दिन पहले, बिन बुलाए फौरन पहुंचे दिल्ली, और एस जयशंकर ने ठोक दिया उन्हें कि भैया कश्मीर पर तो चलेगा नहीं बॉस, हमें तो एतराज है। उसके बाद आप लोगों ने अगर चीनी विदेश मंत्री वांग यी का बयान सुना होगा तो जरा पढ़ लीजिएगा कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, हम सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोस्ती करना चाहते हैं, हम संबंधों को सुधारना चाहते हैं, अब जो हुआ उसे भूल जाइए, हम नई शुरुआत करते हैं। तो चाइना का रुख एकाएक इतना नरम क्यों पड़ गया? जब भारत ने कान उमेठा, वैसे इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मतलब ठीक है भाई। सबसे बड़ी बात, बिन बुलाए क्यों पहुंचे चीनी विदेश मंत्री, ये बता दो आप। हमने तो न्योता नहीं भेजा था, बिन बुलाए पहुंच गए भाई साहब कि हमें तो आना है जी, बात करनी है। उसके बाद वो मिलना चाहते थे, एनएसए अजीत डोभाल से मिले और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले, और वो मिलना चाहते थे पीएम मोदी से। पीएम मोदी ने दिखा दिया ठेंगा, बोला कि बेटा ऐसा है, कट लो यहां से, मैंने नहीं मिलना। अभी होनी है ब्रिक्स की मीटिंग, उसमें भी जाना है, वो चीन में ही होनी है। तो ये जुगाड़ में थे कि यार छोड़ो यार, नाराजगी ज्यादा होगी, आ जाना ब्रिक्स की मीटिंग में। अब मुझे नहीं लग रहा कि ब्रिक्स की मीटिंग में इंडिया से पीएम जाने वाले हैं वहां पे, जब तक कोई अच्छी बात ना हो जाए, कोई बात ना बन जाए। तो उसके बाद बेचारे गए। उसके बाद उन्होंने बयान जारी किया, बोले कि भाई भारत और चीन को एक दूसरे के लिए खतरा नहीं समझना चाहिए। अब सोचिए कितना बड़ा बयान है।
ये बयान जारी किया चीनी विदेश मंत्री ने। तो ऐसे ही नहीं होता है, विदेश नीति हमारी बहुत तगड़ी है, ऐसा नहीं होता। और चीन ये जानता है और चीन को समझ आ चुकी है बात कि उसने बहुत बड़ी गलती की है भारत से पंगा लेकर। और रही बात कश्मीर की, तो भाई ठीक है, 75 साल से चला आ रहा है, अगले 75-100 साल तक ऐसा ही चलेगा, देख लीजिएगा। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।